आप देख रहे हैं ससिंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे नशे टॉपिक्स पर। नशे टॉपिक हमारे पास बहुत ही अहम टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे मौजूदा रिसेंट जो टेंशन चल रही है, जो पोजीशन है प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, खुद साथ प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तो उसके हम डिस्कस करेंगे कि अपोजिशन जो है वो उसका गुजरावाले में होने वाला जलसा कैसा होगा और उसकी क्या तैयारियाँ हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ आजकल जेल में क्या कर रहे हैं और उनकी अहम मुलाकातें किन शख्सियात से हो रही हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि जो आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान और जो मरीम नवाज़ जो धमकियाँ दे रही हैं इस वक्त इदारों को, वो आखिर किस लिए दे रही हैं, उनका बुनियादी मकसद क्या है, क्या वो NRO में चाहती हैं या क्या उनका बिना स्पेसिफिक मकसद है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पीपल्स पार्टी और ख़ासतौर पर बिलावल की जो रीसेंट स्टेटमेंट है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के ऊपर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि बिलावल जो है वो उनकी तकरीर का मकसद क्या है और वो क्यों बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे, रोशनी डालेंगे उसके ऊपर भी। तो इसके साथ हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि हम देखेंगे कि इमरान खान जो है उन्होंने रिसेंट जो तकरीर किया उसमें उन्होंने क्या कहा है और उसमें उन्होंने क्या यानी कि क्या है कि उन्होंने क्लियर स्टांस लिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को किसी किस्म का भी कोई भी NRO जो है वो नहीं दिया जाएगा और NRO देना जो होगा वो मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। इस अज़म का एक बार उन्होंने इरादा किया है। तो इसके साथ ही हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि आखिर ये जो नून लीग का जलसा है जो गुजरावाले में हो रहा है, नून लीग का अपोजिशन का जो जलसा है जो गुजरावाले में हो रहा है, या उसको आप नून लीग कह लें, तो नून लीग का जो जलसा जिस वक्त हो रहा है उसमें ये जो इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, इसको फाइनेंस कौन कर रहा है और इसकी इंटरनेशनल सपोर्ट कहाँ से आ रही है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं इंटरनेशनल शॉपिंग हमारे पास बहुत ही अहम है, उसमें हम सब डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना के ताल्लुकात का। इंडिया चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो किस माह में दाखिल हो चुके हैं और चाइनीज़ सदर जी जिनपिंग ने आखिर क्या बयान दिया है अपनी फ़ौज को। उसके अलावा उन्होंने इसका हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल टॉपिक्स में। वो करेंगे कि अज़रबैजान के जो हालात जो थे जो पहले इंतहाई गंभीर हो चुके थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, अब वो किस स्टेज पे हैं और वहाँ पे अब क्या तब्दीली नहीं आई है जिसकी वजह से अब हालात जो हैं उम्मीद है कि पुरसुकून हो जाएंगे। तो इसका हम डिस्कस करेंगे मलेशिया में जो हालात जो हैं वो कैसे हैं और वहाँ पे जो है जो अपोजिशन के लीडर हैं अनवर इब्राहिम वो सब क्या कर रहे हैं और कौन सी नई स्कीम बना रहे हैं हुकूमत में आने के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि ट्रंप साहब जो है उनकी जो अब आजकल नई क्या उनकी वो क्या कहते हैं उनकी इलेक्शन कैंपेन में क्या नई चीज़ें आ रही हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो आखिर क्या मस्खरियाँ कर रही हैं, कैसे कभी उनकी डांस की वीडियो वाला होती है कुछ होता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो इंडिया और जो अमेरिका का माहिदा नया होने वाला है, बीका से क्या कहा जाए कि बीका का नया एग्रीमेंट होने वाला है, उसको भी डिस्कस करेंगे आखिर माहिदा है क्या और उसमें क्या एडवांटेजेस इंडिया के लिए होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे इंडिया के लिए, तो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। तो नेक्स्ट टॉपिक्स पर बात करेंगे मुस्लिम नून के जो गुजरावाले में होने वाला जलसा है, पावर शो है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि मुस्लिम नून ने ऐलान किया था कि 16 अक्टूबर को वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो रन करेंगे, एक जलसा करेंगे गुजरावाले में और वहाँ पे अपनी पावर शो करेंगे। तो आप देखना ये किस पावर शो में उनका मकसद क्या था और वो किस लिए कर रहे थे। तो बेसिकली कहा यह जाता है कि मुस्लिम नून जो है वो इस वक्त उनकी जो आला लीडरशिप है जिसमें मुस्लिम नवाज शरीफ हैं, मरीम नवाज़ हैं और दूसरे जो उनका अरकान है वो सब इंतहाई फ्रस्ट्रेट हो चुके हुए हैं क्योंकि उनको किसी किस्म का कोई भी रिलीफ इस वक्त मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा और वो उनको पता है कि अदालतों से उनके मामला जो हैं वो इस नतीजे में नहीं है कि वो इतने यानी कि वो तरीके से वो निकल जाएंगे, क्योंकि अब जो सबूत और जो चीज़ें जो मिल चुकी हैं वो मज़ीद मुश्किल खड़ी कर रही हैं इस वक्त नून के लिए। और देख रहे हैं कि क्या मुस्लिम नून जो है उन्हें चीज़ों से निकल पाएगी और वो जो है क्या कहते हैं कि इन चीज़ों से आखिर उनको क्या चाहिए क्या। तो बेसिकली जो अपोजिशन का जो बेसिक मसला ऑप्शन करेंगे कि मुस्लिम का जो बेसिक मसला है वो ये है कि भैया आप किसी ना किसी तरीके से आप मरीम नवाज़ को बस लंदन भेज दें, बकिया मुस्लिम बाद में जाए, बकिया सारी चीज़ें जो वो क्या कहते हैं कि वो साइड पे हो जाएं, तो ठीक है आप इसको मरीम नवाज़ को बस भेज दें लंदन, भेज देना ना, क्योंकि वो उनका मुतालबा ये है कि भाई मरीम नवाज़ हैं वो सिर्फ लंदन जाना चाहती हैं और कहती हैं कि जी मुझे हर हाल में लंदन जाना है और पापा के पास जाना है। तो अब क्या वो उसके लिए वो कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा जो है जैसे पिछले बार मौलाना फजल रहमान ने रेंट सर्विस प्रोवाइड की थी, तो क्या इस बार भी मौलाना फजल रहमान जो है वो रेंट सर्विस प्रोवाइड करें, रेंट दाना प्रोवाइड करें हैं मुस्लिम उनको। तो अब देखते हैं कि इस सपोर्ट में और इस चीज़ों में आखिर उनकी हालात क्या होती हैं और उनके आने वाले दिनों में उनके जो नतीजे हैं
ये जो हालात हैं आखिर किस वक्त जाते हैं और मुस्लिम नून जो है उसके धरने का या उनके जलसों का क्या अंजाम होता है। तो उसमें एक और अहम चीज़ जो भी देखने वाली है वो ये देखने वाली है कि मुस्लिम नून के धरनों को, जलसों को आखिर स्पॉन्सर कौन कर रहा है, सपोर्ट कौन कर रहा है और उनकी बैक एंड पे फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो कहा ही जाता है कि जी मुस्लिम नून का जो जलसा जो है धरना, वैसे तो मुस्लिम नून खुद भी एक वेल्थी पार्टी है, जिसे कहते हैं कि अमीर पार्टी है, लेकिन इसकी इंटरनेशनल फंडिंग या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आ रही है। तो उसमें देखा यह गया कि कल मेजर रिटायर्ड गुरेब आर्या जो कि इंडिया के रिटायर्ड मेजर हैं, उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने मुस्लिम नून से सहारे यकजहती किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुस्लिम नून के साथ जो है वो उनको एहतियात करनी चाहिए और जो उसके साथ में एक तसादुम मुसलसल भी हो सकता है। तो इस सिलसिले में अब देखना ही है कि ये हालात जो हैं वो किस वजह से हैं और ये बयान जो है मुस्लिम नून का, इंडियन मेजर का जो मुस्लिम का बयान किस चीज़ की कमाजी करता है और किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। तो ये तो अब आवाम को वाज़ह हो चलनी चाहिए कि अब मुस्लिम नून जो है उसके ये ताल्लुकात किस चीज़ का मज़हर है, किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। तो अब देखना ये है कि मुस्लिम को जो आज जलसा है, जो आज होने वाला जलसा है, जो अभी जारी है, अभी मैंने देखा था कि काफ़िला जो है लाहौर से निकल चुके हैं इनके और वो रवां दवा है गुजरावाला की तरफ और बगैर टोल टैक्स दिए जो है ये जो काफ़िला है वो रवां दवा है। तो अब देखना ही है कि कैसे तक ये छूटें, रियायतें और ढीलें जो उनको मिलती रहेंगी या फ्यूचर में कोई जो है इनके साथ सख्ती भी की जाएगी या इनके साथ कोई या पाकिस्तान के हक़ में भी कोई यानी कि कोई कदम जो है वो उठाया जाएगा। तो इसमें अब देखते हैं कि फ्यूचर में देखते हैं होता है क्या। तो ये जैसा वाज़ह करेगा कि अपोजिशन की पावर स्ट्रेंथ को, स्टेट पावर को और उसके अलावा दूसरी चीज़ों को भी ज़ाहिर करेगा कि उनके पास कितनी स्ट्रेंथ है और कितना उनका एक्सपोजर है। तो अब चलते हैं शिबाशी को। तो शिबाशी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनकी जेल में किस क्या हालात चल रहे हैं। तो कभी कुछ लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं जेल में इंतहाई फ्रस्ट्रेट हैं, वो कभी चीखें मारते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी कहते हैं कि बाथरूम में किनारे में कैमरा लगा हुआ है, कभी कहते हैं कि कहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो कभी कहते हैं खाना ज़मीन पर दिया जाता है, कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं कुछ। हालांकि हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है और जो बेसिकली होता ही है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो जेल में इंतहाई खुश हैं। मैं जैसे पिछले में बता चुका हूँ कि शहबाज शरीफ जो थे वो जेल में इंतहाई खुश थे। वो कहते हैं कि इतना खुश थे कि उतना वो अपने घर में भी खुश नहीं थे। तो अब वो ये चीज़ें किसी से ज़ाहिर कर रही हैं। तो दूसरा ये कि शहबाज शरीफ जो हैं उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं इस वक्त जेल में और कौन से अहम लोग जो हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं ये भी या तो शहबाज शरीफ बता सकते हैं या फिर वो शख्सियत बता सकती है जो मुलाकातें कर रही हैं। तो इस वाले शहबाज से जो शहजाद अकबर साहब ने भी बताया था कि कुछ अहम शख्सियत जो है मुलाकातें कर रही हैं शहबाज शरीफ से और शहबाज शरीफ इन मुलाकातों में क्या बातचीत कर रहे हैं और उनके क्या मामला चल रहे हैं। तो इसको भी नज़र डालना जो है वो ज़रूरी है। तो वैसे यही चीज़ों पर भी नज़र रखा। हुकूमत को भी पता चल चुका था कि ये शहबाज शरीफ जो ये मुलाकातें क्या कर रहे हैं और किस मकसद के ये मुलाकातें की जा रही हैं। तो अब देखना ये कि ये हालात जो हैं आखिर किस रुख जाते हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वो ये कहना कि वो टेंस हैं, फ्रस्ट्रेट हैं या वो हैं, वो करते होंगे, बेशक करते होंगे, यानी कि वो चीखते चिल्लाते भी होंगे, वो शो में चाहते होंगे कि ये है वो है, लेकिन अंदर से वो इंतहाई पुरसुकून हैं, पूरा एतमाद हैं और ख़ुश हैं कि मैं जेल में हूँ और मैं आज़ाद हूँ। मैं नवाज़ शरीफ की कैद में नहीं हूँ या मैं नवाज़ की कैद में नहीं हूँ, मैं मुकम्मल तौर पर आज़ाद हूँ। और वो सब इंतहाई खुश खुरम ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं इस वक्त जेल में। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो खाना भी घर से खा रहे हैं, घर से खाना आ रहा है, दवाइयाँ भी घर से आ रही हैं। तो इस वक्त इंतहाई खुश खुरम ज़िंदगी जो है वो जेल में से गुसर बसर उनकी चल रही है, इनकी जेल में उनकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो अपनी इंतहाई खुश खुरम। तो अब देखना ये कि इनके हालात किया जाते हैं। और दूसरा सबसे अहम चीज़ है कि क्या नवाज़ शरीफ जो हैं वो इस जलसे में ख़िताब करते हैं और ख़िताब करते हैं तो क्या उनका ख़िताब दिखाया जाता है। और दूसरा ये क्या फिर इस ख़िताब के बाद मुस्लिम के ख़िलाफ़ या उनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो है कोई एक्शन लिया जाता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो अब चलते हैं देखते हैं कि मरीम नवाज़ और असद ज़रदारी जो हैं वो एकदम से एग्रेसिव मोड में क्यों आ गए हैं और वो इदारों को इस वक्त में थ्रेट कर रहे हैं। तो उसमें हुआ कुछ यूँ कि मरीम नवाज़ ने भी इदारों को जो है वो थ्रेट करना शुरू कर दिया है कि अगर आपने हमें डील ना दिया, वो बेसिकली एन आर ही मांग रहे हैं कि हमें एन आर दें, भाई ये दें वो दें। जिसमें उन्होंने पिछले देखा कि मरीम नवाज़ ने भांडा बोल दिया शहबाज शरीफ का ही। शहबाज शरीफ की डील पॉलिसी जब नाकाम हो गई, डिप्लोमेसी पॉलिसी या मुज़ाकरत वाली पॉलिसी जब नाकाम हो गई तो उसके बाद फिर हमने ये मज़ाहमत का फ़ैसला किया, हमने ये तसादुम का फ़ैसला किया, ये किया वो किया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इनको सिर्फ अपनी करप्शन अजीज़ है, इनको सिर्फ अपनी माल दौलत और पैसा अजीज़ है और उसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, उसके लिए मुल्क को भी दाव पर लगा सकते हैं, इसके लिए वो अपनी वो कुछ भी चीज़ को दाव पे लगा सकते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है वो उसको अपना बिजनेस इंटरेस्ट अजीज़ होता है
और उसके लिए वो बिज़नेस इंटरेस्ट के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि बिजनेसमैन को कभी भी आप हुकूमत ना सौंपें, आप एक दानिश्वर को, एक वाइस मैन को आप हुकूमत सौंप दें बनिस्बत आप एक बिजनेसमैन को हुकूमत देने की। तो इसी तरह हम बात करेंगे बिलावल के ऊपर। ऐसा आसिफ़ के बीच में आ गया। आसिफ़ का ये था कि आसिफ़ से वो शदीद बीमार हो गए तो उन्होंने शो किया मैं शदीद बीमार हूँ, और कुछ लोग कहते हैं कि आसिफ़ में ये बीमारी जो थी वो बीमारी थी, बल्कि वो जेल में अस्पताल में मुलाकातें कर रहे थे वो भी, और मुलाकातें किन शख्स से कर रहे थे तो ये भी एक राज है, मुअम्मा है। ये तो वही बता सकते हैं कि उनकी मुलाकातें जो किन शख्स से हो रही थी, और जेल में क्या वो वाकई अस्पताल में क्या वो वाकई बीमार थे। और दूसरा ये कि वो जब तब तो वो कहते हैं वो घर वापस आ चुके हुए हैं, अगर बीमार है तो अल्लाह ताला उनको सेहत और शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनको उनकी लंबी उम्र करे और उनको तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए। तो इसी तरह ही और ये कहा जाता है कि आसिफ़ ज़रदारी भी अब धमकियाँ दे रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन नायब ने उनके भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हुए हैं। अब देखना है कि उनके वारंट गिरफ्तारी जो है उनके ऊपर अमल दरामद होता है, क्योंकि जैसे वारंट गिरफ्तारी चेयरमैन नायब ने उनकी जारी किया तो उसके साथ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है अबूदी ज़मानत जो है उन्होंने हासिल कर लिया है, जिसकी मियाद में 5 नवंबर तक है। तो इसी तरह आप देखते हैं कि आसिफ़ ज़रदारी के मामला जो हैं वो आगे कैसे सर जाते हैं। उस तरह शहरी इमाम ने फिर धमकियाँ देते हुए नायब को कहा कि नायब अपनी हदूद में रहे, ये करे वो करे, नायब जो है वो ये ना करे वो ना करे, नायब की हिम्मत क्या होती है, ये इस तरह के बयान दिए। तो ये धमकियाँ जो है आप क्यों दे रही हैं, उनकी क्या फ्रस्ट्रेशन जारी हो रही है। तो इसी तरह हम देखेंगे बिलावल की जो अभी आज का बयान है, यानी कि आज जब जलसा होना है तो उसमें उनका जो बयान है उसमें अभी थोड़ी देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बिलावल साहब, तो उसमें वो कह रहे थे कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन शफाफ न हुए तो हम इस्लामाबाद में धरना देंगे, इस्लामाबाद को रुख करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये बातें मैं क्यों कर रहे थे, तो मेरा जो अपना पर्सनल एनालिसिस अभी ये था कि बिलावल बेसिकली इन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद बिलावल का ये था कि वो कहते हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान में हमारा हिस्सा जो है वो अलहदा करते हैं, यानी कि हमारी सीटें जो है वो आप अलहदा कर दें। यानी कि एक तरह से वो खुले आम अल्फाज में अपनी सीटों का मुताबिक है कि भाई आप हमें इलेक्शन जीतते बगैर ही सीटें दे दें, यानी कि आप हमें वोट डालें या डालें, आप हमारी 15-20 सीटें जो है वो अलग कर दें हमारी। यानी कि जैसे वो प्री पोल रिगिंग की तरफ वो मुताबिक कर रहे थे वो। हालांकि ये तो अवाम ने सेलेक्ट करना है, जिसको भी सेलेक्ट करना, चाहे वो मुस्लिम को सेलेक्ट करे, चाहे वो PMN को सेलेक्ट करे, चाहे वो PTI को सेलेक्ट करे। तो बिलावल जो है बेसिकली अपना हिस्सा डिमांड करें अपना। हालांकि जो मेहदी शाह का दौर था या उससे पिछले CM गिलगित बल्तिस्तान थे उनका दौर भी हम देख चुके हैं, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट देख चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान में कि उसके दौर में भी इंतहाई करप्शन की गई गिलगित बल्तिस्तान में। वहाँ पे देखा, वहाँ पे आपने देखा कीमती नवादा तक चोरी हो गए थे वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी गिलगित बल्तिस्तान में। तो देखेंगे कि यानी कि अब क्या कहें इसके ऊपर। तो अब देखना ये है कि क्या इनकी ये डिमांड्स और जो इनकी ये जो चीज़ें हैं क्या इनकी मानी जाती हैं, तस्लीम की जाती हैं। हालांकि इनको गवर्नमेंट चाहिए कि किसी को कोई भी तस्लीम ना करें। इलेक्शन फ्री और फेयर ज़रूर चाहिए ये मैं कहता हूँ, लेकिन इस तरह से मुताबा करना कि भाई आप हमें हमारी सीटें दे दें, यानी कि इनडायरेक्ट अल्फाज में हमारी सीटें दे दें, हमें ये दे दें, इलेक्शन के बगैर ही हमें वो हमारा हिस्सा अदा कर दें, तो ये तो एक गैर जमहूरी बात हुई। तो इसी तरह हम देखेंगे कि अब ये जो मामलत हैं वो आखिर किस हो जाते हैं। हाँ, तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने तो क्लियर कट स्टांस लिया। उन्होंने कहा ये कि जो मर्ज़ी हो जाए मैं इनको किसी किस्म का भी NRO नहीं दूंगा, क्योंकि NRO देने से का मतलब जो है वो रियासत से गद्दारी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे NRO देने से मुल्क जो है वो 20 साल या 10 साल पीछे चला जाए और फिर वही करप्शन लूट मार के बाजार 10 साल बाद या 20 साल बाद दोबारा शुरू हो जाए और दोबारा पाकिस्तान जो है वो खोखलाई, क्योंकि अभी ये खोखलाई कर रहे हैं पाकिस्तान को, यानी कि पेशा खोखलाई करके गए थे ना, खाली करके गए थे। अब इसको संभालना फिर इसको अब दोबारा से मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप 100 साल तक तो IMF के गर्दिश चक्कर में तो नहीं रह सकते ना, आप हमेशा तो IMF के ग़ुलाम नहीं रह सकते ना। आपने अपनी इकॉनमी को अपने पाँव पे किसी न किसी दिन तो खड़ा करना है, आपने इस इकॉनमी को तो किसी न किसी दिन स्टेबल करना है। आपको चाहिए कि आप जब तक इन लोगों से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी इकॉनमी को अपने पाँव पे खड़ा नहीं कर सकते। और इमरान खान बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को मुस्तकिल बुनियादों पे मजबूत बुनियादों पे खड़ा कर रहे हैं और उसको कर्ज़ों की सहारे नहीं खड़ा कर रही है, और उसको यानी कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ज़रिए उसको खड़ा नहीं कर रहे, बल्कि उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ज़रिए इसको मुश्किल बुनियादों पे इकॉनमी को जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं। और यही चीज़ अगर आपकी इकॉनमी की बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी इकॉनमी को जितने मर्जी झटके आप इंटरनेशनल मार्केट में जितने मर्जी झटके आ जाएँ, आपकी इकॉनमी सर्वाइव कर लेगी वो झटके। लेकिन अगर आपने यही शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ज़रिए या आपने वही कर्ज़ों वाली इकॉनमी को चलाते रहे तो आप कभी भी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकेंगे। खुदा न खास्ता वो वक्त ना आए कि ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग या कर्ज़ों वाली इकॉनमी जो है ये आपको डुबो ना दे।
तो मैं यही कहता हूँ कि आप इस छुटकारा जितनी जल्दी हो सके छुटकारा से कर्ज़ों वाली इकॉनमी से, और इसको स्ट्रॉन्ग बेसिस पे मुश्किल बुनियादों पे इसको बिल्डअप करें इकॉनमी को, ताकि ये इकॉनमी भी अमेरिका और जापान की इकॉनमी की तरह मजबूत हो। तो अब देखना ये है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे, इमरान खान को कामयाब करे और पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया में रोशन हो। तो अब चलते हैं इंटरनेशनल टॉपिक्स तरफ। इंटरनेशनल टॉपिक हमारे बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। तो सबसे बात करेंगे इंडिया और चाइना के ताल्लुकात के ऊपर। इंडिया के चाइना के ताल्लुकात जो है वो इस वक्त मज़ीद कशीदा हो चुके हुए हैं और हालात जो हैं वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हुए हैं। तो चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग ने अब एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपनी चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग ने अपने अफवाज को तैयार है, ने हुक्म दिया, उन्होंने कहा कि वो जंग के लिए तैयार हैं हर वक्त। और ये बयान क्यों दिया गया है और किस तनाज़ुर में दिया गया है इसको भी हम देखेंगे। बेसिकली हुआ कुछ यूँ था कि चाइना जो था वो इंडिया जो था वो मुसलसल चाइना को तंग कर रहा था। वो बेसिकली वो अपने इलाके तो ऐसे वापस नहीं ले सकता, उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने इलाके वापस ले सके। लद्दाख या हम वो दूसरी जगह गलवान वैली है, तो वो अब दूसरे टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। वो बेसिकली प्रवोक कर चाइना का, चाइना हमला करे, ये करे वो करे। तो बेसिकली इसमें वो ये कह रहा है कि उसने जो इंडियन मीडिया था उसने जो ताइवान का जो था इंटरनेशनल डे, उसके ऊपर उन्होंने ताइवान का झंडा उन्होंने अपने चैनल्स पे चलाया, ताइवान का नेशनल एंथम चलाया इंडियन चैनल्स ने। और दूसरी चीज़ें की जिससे चाइना ने जिसको चाइना ने सख्त रिस्पॉन्स भी दिया इंडिया को कि इंडिया जो अपने मीडिया को लगाम डाले और इस तरह से वन चाइना पॉलिसी को बेट्रे ना करे और जो वन चाइना पॉलिसी है उसके ऊपर अमलदामल करेगा। क्योंकि इसके ऊपर जब अमेरिका अमलदामल करता वन चाइना पॉलिसी के ऊपर, तो फिर इंडिया क्यों नहीं वन चाइना पॉलिसी के ऊपर अमलदामल करता। तो ये एक अहम टॉपिक है। तो इसके ऊपर भी अब चाइना जो था वो सख्त एग्रेशन का इज़हार किया, चाइना ने सख्त रिस्पॉन्स का इज़हार किया। अब देखना है कि ये हालात जो है आगे कैसे हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो सब प्रोवोकेशन में बाज नहीं आ रहा। हालांकि इंडिया का इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अगर इतना पंप करने के बाद वो फिर अचानक जब अगर चीन ने कुछ कर दिया तो फिर इंडिया जो है अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। तो इसमें अब एक अहम चीज़ है वो ये कि इंडिया ने एक अहम मुआहदा जो है वो करने जा रहा है सिर्फ इसलिए अमेरिका के साथ। तो वो कुछ उस मुआहदे का नाम दिया उन्होंने बीका एग्रीमेंट। यहाँ पर बीका एग्रीमेंट है क्या और इसका तफसीलात क्या, तो उसमें जो छोटी छोटी तफसीलात बता देते हैं कि उसमें यह है कि इंडिया जो इसलिए मुआहदा करने जा रहा है अमेरिका के साथ, जिसमें जिसको आ जा रहा है बीका एग्रीमेंट। इसमें यह होगा ये कि चाहे जो इंडिया है वो अपनी तमाम जो नेवी, डेल्टा फोर्स और एयर फोर्स जो है उसकी तमाम कमांड जो है वो अमेरिका को दे देगा, जिसके तहत अमेरिका जो है वो इंडिया की एयर फोर्स, नेवी और डेल्टा फोर्स को कंट्रोल करेगा और उसके ज़रिए वो चीन को सेलेक्टेड टारगेट करने यानी कि सेलेक्टेड टारगेट पे हमला करने का हुक्म देगा अमेरिका चाइना को, चाइना को इंडिया को। तो अब देखना ये कि क्या इंडिया की जो अपनी ये जो चीज़ें हैं ये क्या इंडिया टोटल सरेंडर करने जा रहा है अमेरिका के पास, और क्या ये सरेंडर जो है वो काबिल फ़हम है या नहीं, और क्या इंडिया जो है वो अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी खोने जा रहा है, और क्या ये मुआहदा जो है इंडिया को एक तरह से ग़ुलाम बनाने की साजिश तो नहीं है। और दूसरा ये कि इंडिया जो है क्या इंडिया की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी कमज़ोर है कि अब उसको अमेरिका का सहारा लेना पड़ रहा है कि अमेरिका जो है वो उसको अब टारगेट्स रख करके देगा कि जी आपने चाइना किस एरिया पे अटैक करना है, आपने पाकिस्तान किस एरिया पे अटैक करना है, आपने क्या वो सैटेलाइट जो ताउन है वो इंडिया प्रोवाइड करेगा। अब तो अब देखना है कि ये मुआहदा जो है बेसिकली इंडिया को क्या हेल्पफुल होगा और क्या इंडिया को उसके एडवांटेजेस होंगे। तो ये तो अब देखना बाकी है, क्योंकि इंडिया अगर अमेरिका सैटेलाइट से वो टारगेट्स लगा के देते हैं इंडिया को, इंडिया कहता है कि आप ये टारगेट जो है वो करें, हिट करें इंडिया से चाइना में, तो क्या इंडिया को इसको ऑप्शन को यूज़ करेगा। और दूसरा ये कि क्या इंडिया जो है वो टारगेट को हिट करेगा। और दूसरा ये कि क्या अमेरिका जो है वो अपने F-35 फाइटर जेट जो है वो क्या वो इंडिया को सेल करने जा रहा है, और क्या इसराइल की अप्रूवल इसके वाले से मिल चुकी है अमेरिका को कि वो इंडिया को F-35 फाइटर जेट सेल कर दे, और क्या ये F-35 फाइटर जेट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे या F-35 फाइटर जेट जो है वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तो इसी तरह आप देखना ये है कि क्या है ये एग्रीमेंट जो है वो फ्यूचर में क्या कितना बेनिफिशियल होता है इंडिया को, कितना एंटरटेनमेंट होता है इंडिया के लिए, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो इसके साथ चलते हैं अब हम अज़रबैजान के ऊपर। तो अज़रबैजान के हालात अज़रबैजान तो आर्मेनिया के हालात तो पहले ख़राब थे। तो अब जो मामला जो है वो बेसिकली कहते हैं कि इसमें हालात जो है वो गंभीर हो चुके हुए हैं और आर्मीनिया जो है वो बाज नहीं आ रहा, मुसलसल वो सीज़ फायर की वायलेशंस कर रहा है, और जब भी सीज़ फायर होने लगता है तो आर्मीनिया जो है वो इस सीज़ फायर माहदे की खिलाफवर्जी कर देता है। तो आप देखना है कि ये माहदे ये चीज़ें जो आखिर कहाँ तक पहुँच चलती हैं। और इसी तरह आप देखते हैं कि जो किर्गिज़स्तान में उसमें मुजाहरे हो रहे थे, तो मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया था कि पिछली वीडियो में किर्गिज़स्तान में मुजाहरे हुए थे, उसमें अब जो चीज़ें थी वो इंतहाई वर्ड्स हो चुकी हुई थी। तो हालात जो थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हुए थे। तो अब देखना ये है कि इन हालात में ये चीज़ें अब कहाँ जाती हैं, किस वक्त जाती हैं। और दूसरा ये कि
पाकिस्तान जो है किर्गिस्तान में ये जो सदर थे उन्होंने जब ये हालात जो थे उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, तो इसकी वजह ये थी कि किर्गिस्तान में इलेक्शन हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, जिसमें वो मौजूदा प्रेसिडेंट थे तो वो भारी अक्सर से कामयाब हो गए थे, लेकिन आवाम ने उनको प्रेसिडेंट कबूल करने से इनकार कर दिया था। तो अब देखें उसके बाद भी जब इंटरेस्ट मुजाहरे हुए तो उसमें फिर प्रेसिडेंट ने जाके ऐलान किया कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। और बेसिकली उनके प्रेसिडेंट का नाम था सूरनबे जीन का कराऊफ, पता नहीं इसका कुछ नाम था, मैं इसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा। तो इसी तरह उनका एक जब उन्हें रिज़ाइन कर दिया अपने पोस्ट से, तो उनकी जगह अब नए प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ने उनका नए प्रेसिडेंट का इंतखाब किया है। उनका नाम है जी के सदियार जापारोफ नाम उनका है, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पर नहीं अगर नहीं का तो मैं करेक्शन कर दीजिएगा। तो ये बेसिकली अब उनको नए प्रेसिडेंट उनका इंतखाब कर लिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि नए प्रेसिडेंट जो है किर्गिस्तान के, क्या वो हालात को कंट्रोल कर पाते हैं, क्या वो हालात को अपने काबू में कर पाते हैं, तो ये तो आने वाला वक्त पता चलेगा। इसी तरह हम देखेंगे तो ट्रंप के बढ़ते हैं, ट्रंप के हालात जो हैं वो इस वक्त बड़े ही दिलचस्प हो चुके हैं। अमेरिका के जो इंतखाबात हैं उसमें इंतहाई कम वक्त रह गया है, सदारती इंतखाबात में सिर्फ 18 दिन बाकी हैं। और देखेंगे कि 18 दिन में ट्रंप जो है वो मुसलसल रैलियों पर रैलियाँ जल्द से जुलूस कर रहे हैं, और इस वक्त वो किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहे और प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहे। और उस वक्त जैसे कहें किसी ने पेंसिल्वेनिया में जलसा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसमें उन्होंने बाकायदा डांस भी किया और बाकायदा उन्होंने फुल यानी कि माहौल बना दिया ना वहाँ पे अपने जलसे में। तो देखना ये था कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो चीज़ें हैं क्या उनको इलेक्शन में कामयाब होने देती हैं, क्या वो इलेक्शन में कामयाब हो पाते हैं। और जो बाइडेन जो है वो भी इस वक्त पूरी उम्मीद है, 100% पूरी उम्मीद है कि मैं इस इलेक्शन जीतूँगा। और ट्रंप जो है वो कहते हैं मैं 200% पूरी उम्मीद हूँ कि मैं इलेक्शन जीतूँगा। अब तो देखना ये है कि कामयाबी का जो कुरा है वो किसके नाम निकलता है, और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, या जो अमेरिकन अवाम जो है वो किसको सेलेक्ट करती हैं अमेरिकन सदारती इंतखाबात में। तो इस आने वाले वक्त में तो देखते हैं कि ये हालात कैसे हो जाते हैं। तो एक टॉपिक हमारे बीच में रह गया था, वो था कि मलेशिया के जो अपोजिशन लीडर हैं अनवर इब्राहिम साहब, उन्होंने मलेशिया के किंग जो हैं उनसे मुलाकात की है, और उस मुलाकात में क्या डिस्कस किया ये भी बहुत अहम था। इसमें बेसिकली हुआ कुछ नहीं था कि अनवर इब्राहिम साहब थे, उन्होंने वो चाहते ये थे कि मलेशिया में वो अपनी मलेशियन पार्लियामेंट में वो अपनी मेजॉरिटी शो करके वहाँ पे हुकूमत को तब्दील करें, यानी कि इन हाउस तब्दील लाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मलेशिया के जो अपोजिशन थे, तो उन्होंने मलेशिया किंग से मुलाकात की। उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने अपने बताया उनको मलेशिया किंग को कि जी मेरे पास मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, और मैं पार्लियामेंट में मेजॉरिटी शो कर चुका हूँ और मुझे हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाए। तो इसी तरह, लेकिन इसके जब किंग ने जब उनसे वो नामों की तफसील तलब की कि आपके पास कौन से ऐसे अरकान हैं जिनको आप अपनी मेजॉरिटी में शो कर रहे हैं, तो आप उनकी लिस्ट फराहम करें। तो उस पर फिर जो अनवर इब्राहिम साहब थे उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड नहीं की उनको, और ना ही उन्होंने उनके नाम बताए उन अरकान की। तो अब देखना ये है कि क्या किंग जो है वो उनका अप्रूवल देते हैं, और क्या अनवर इब्राहिम साहब जो है वो कोई इन हाउस तब्दीली लेके आते हैं मलेशियन पार्लियामेंट में, और क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और क्या मलेशिया के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे नजीब रज़ाक साहब, उनकी सज़ा को कलअदम करार देते हैं मोहम्मद इब्राहिम साहब, और क्या उनके जो करप्शन चार्जेस थे नजीब रज़ाक के ऊपर क्या उनको ख़त्म करते हैं। तो ये बेसिकली हर जगह इस तरह ही है, वहाँ पे हर जगह ही इस तरह के लोग होते हैं। तो अब देखें कि मलेशिया के जो हालात हैं वो आगे से हो जाते हैं, और क्या मलेशिया के जो अपोजिशन लीडर हैं क्या वो मकसद में कामयाब हो पाते हैं, और क्या वो मलेशियन गवर्नमेंट को तब्दील कर पाते हैं, और क्या वो मेजॉरिटी शो करके मलेशिया में अपनी हुकूमत फॉर्म कर पाते हैं। तो ये आने वाला वक्त चलेगा। तो इस वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अक्सर जिंदाबाद।